इमरान खान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं, एक तो वो दौर था जिसको वो सेम पेज कहते थे, और एक तासुर ये मौजूद था कि उनकी हुकूमत में सामने चेहरा तो इमरान खान का है, लेकिन उनकी हुकूमत चलाने के अंदर पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव रोल है। वजारतों की तकसीम से लेकर अहम जो पॉलिसी नोयत के मामला थे वहाँ तक, इंडिया की और अफ़गानिस्तान के इशू से लेकर अमेरिका के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ मामला कैसे चलाने हैं वहाँ तक। फिर 9 अप्रैल के बाद से एक दूसरे दौर का आगाज़ होता है जिसमें वो उस वक्त के आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक पुकारते हैं, और ये सिलसिला 9 अप्रैल से ऑनवर्ड कंटिन्यूसली चल रहा है, या 27 मार्च के जलसे से कह लें कि ऑनवर्ड चल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। और पाकिस्तान की तारीख़ में वैसे इसकी माजी में बेमिसाल काफ़ी मकदार में मिसालें मौजूद हैं कि सियासी जमातों ने किसी सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर को इल्ज़ामात का निशाना बनाया, और जनरल फैज़ हमीद शायद उसकी सबसे मोस्ट रीसेंट एग्जांपल है कि PMLN वाले एज DGC उनका नाम लेकर उनके ऊपर ये सियासी जोड़ तोड़ का इल्ज़ाम लगाते थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे और माजी के और कई जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे। लेकिन जो अभी मौजूदा शक्ल जो DGC जो अभी हैं जनरल फैसल नसीर, उसके ऊपर जो इमरान खान इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो बहुत ही संगीन नोयत के हैं। उनका इल्ज़ाम यह है कि उनके ऊपर वज़ीराबाद के अंदर जो कातलाना हमला हुआ उसके पीछे जनरल फैसल नसीर है। जो अरशद शरीफ की असैसिनेशन में मुलव्वस हैं वो कहते हैं वो जनरल फैसल नसीर है, और जो उनके मुख्तलिफ जो सियासी लोग पकड़े गए उनके ऊपर वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसका इल्ज़ाम भी वो उन्हीं के ऊपर आयद करते हैं। तो दरमियान में एक स्टेज तो थी वो उनको नाम से नहीं बुलाते थे, वो कहते थे डर्टी हैरी। एक डर्टी हैरी आया जो इस तरह के काम करता है, फिर वो सबको मालूम था वो DGC को डर्टी हैरी बोल रहे हैं। फिर वो मिस्टर एक्स कहते थे, जो लाहौर कभी चिड़ियाघर पुकारते थे उसको, जो इनके सेक्टर कमांडर लाहौर में उनको इन नामों से पुकारते थे। फिर एक वो कहते थे मिस्टर वाई, और मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर दुरुस्त गेस कर रहा हूँ तो वो जो इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर कमांडर है उनको वो मिस्टर वाई कह के पुकारते थे। इस तरह से वो उनको पुकारते थे। लेकिन जो अभी उनका आखिरी बयान था उसमें बराह रास्त नाम लेकर संगीन नौयत के इल्ज़ाम थे, और उसके जवाब में ISPR का उतना ही सख्त लहजे के अंदर एक जवाब आया, तहरीरी स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, जिसमें सारे इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद मन घड़त कहकर रद्द किया गया है। तो जो तनाव है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, वो बजाय ये कि 1 साल के अरसे में नीचे चला जाता, क्योंकि हुकूमत गिरी है उनकी। पहले हुकूमत बनाने में उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि आपका हुकूमत खड़ी आपने की, 2011 से आप लगे हुए हैं, तो आपने बड़ी कोशिश करके 7-8 साल में PTI की हुकूमत खड़ी की। तो 3.5 साल के बाद वो जो मोहब्बत थी इनकी ख़त्म हुई, वो पीछे हट गई और हुकूमत इनकी गिर गई। तो ये तलखी थी जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जानी चाहिए थी, लेकिन वो तनाव नीचे आने की बजाय एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया, जिससे एक कन्फ्रंटेशन वाली कैफियत जो है वो महसूस होती है। ये खुशाइन नहीं है, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात है, उसके वर्किंग रिलेशनशिप रियासत के अदारों के साथ वो नहीं होने चाहिए कि मुखासमाना जो ताल्लुक होता है ना, दुश्मनी पर मबनी, वो नहीं होना चाहिए। ISPR ने कहा क्या, पहले मैं वो आपको बताता हूँ, फिर इमरान खान का स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ। चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत के हाजिर सर्वस सीनियर फौजी अफसर पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। मन घड़त और बदनीति पर मबनी इल्ज़ाम इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। पिछले 1 साल से मुसलसल फौजी और इंटेलिजेंस हुकाम को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाया गया। मुतलका सियासी रहनुमा से कहते हैं कि झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करें, कानून का सहारा लें। तो इमरान खान के लिए वैसे ये रास्ता खुला है, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आके पिटीशन फाइल करनी चाहिए, सबूत भी साथ लगाएं ताकि इसकी तहकीकात हो जाए। तहकीकात होनी चाहिए अगर उनके पास सबूत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके पास सबूत हैं तो फिर भी वो कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अगर शवाहिद हों तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएँ, सबूत हो तो सबूत की बुनियाद के ऊपर सज़ा भी होनी चाहिए। अदारा गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इमरान खान ने कहा क्या, जो लास्ट मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट है वो आपको सुनाता हूँ, दिखाइएगा। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। ये जो हरकतें कर रहा है ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। अब एक तो ये हिस्सा है प्रोग्राम का, और दूसरा हम थोड़ा सा आगे चल के पहले स्टार्ट तो इससे करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही अहम नौयत के मुकदमात हैं, जिससे एक में तो तासुर ये मिलता है कि 14 मई, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने अब पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे दी है कि 14 मई तो अब फैसला है, क्योंकि आपने रिव्यू फाइल नहीं किया, तो अगर आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उसके असरात भी होंगे। 14 मई इतवार को पूरी हो जाती है, तो देन व्हाट, इसके बाद क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है उसका आगाज़ करे? ये पहला सवाल है।
दूसरा जो लॉ उन्होंने टेकअप किया हुआ है कि एक ऐसा लॉ पार्लियामान ने बनाया जो उसको नहीं बनाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के कवानीन वो कहते हैं कि फुल कोर्ट ने खुद से अप्रूव किया हुआ है और 91 आर्टिकल 191 के नीचे उनको ये इख्तियार भी हासिल है। ये दूसरा हिस्सा है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं फैसल वाडा सियासतदान और आबद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वाडा साहब, लड़ाई होने जा रही है, हेड ऑन कुलियन है, ये क्या है? फौज और पीटीआई के दरमियान में कैसी कैफियत है ये? देखिए नदीम मलिक साहब, इन सब चीज़ों में जो आपने स्टेटमेंट सुनाई इमरान खान साहब की, फिर आईएसपीआर का स्टेटमेंट आया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग्स। ये टाइमिंग्स क्यों चूज़ की गई? ये टाइम इसलिए चूज़ की गई कि अरशद शरीफ साहब का केस कल मेरे ख्याल से कोर्ट में लगा हुआ है और जब उस हेयरिंग करीब आई तो अब 4 आदमी इमरान खान साहब ने कहा था कि ऐसे हैं जिनके लिए मैंने वीडियो बनाकर एक जगह पे रख दी है और मुझे कुछ हुआ तो वो 4 आदमियों के नाम कौम के आगे आ जाएंगे। वो 4 नाम अब हट गए, अब एक नाम आ गया डीजीसी का। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान साहब को भी पता है कि अरशद शरीफ की असैसिनेशन प्लान में कौन आदमी मुलव्वस था और क्यों उसको बचाया जा रहा है। वो कौन था और उसको कौन बचा रहा है? ठीक है, और मजेदार बात ये एक वेजन, आप इसकी वजाहत करेंगे? नहीं, मैं इधर ही रोकूंगा। मतलब आप इतना इन्फॉर्म्ड लगते हैं कि आपको तो सुबह अदालत को तलब करना चाहिए। नहीं देखिए जी, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कई महीनों से दिखा रहा हूँ। अदालत बुलाएगी तो जवाब देंगे? अदालत बुलाएगी तो बिल्कुल जी, पूरी दुनिया के सामने सब चीज़ें खोलूंगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक इत्तेफाक आप अगर समझें तो नून लीग और पीडीएम लेती है फैज साहब का नाम और पीटीआई लेती है बाजवा साहब का नाम। अगर ये दोनों चीज़ें आप 1 मिनट बोर्ड पे हैंग ऑन कर दें तो आपको बहुत सारी चीज़ें इन बिटवीन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। एक इसमें और भी आदमी है जो इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं है, शायद किस्मत अच्छी थी उसकी, जो भी है वो मनसब पे तो ज़रूर है, लेकिन क्वालिफाई नहीं करता इस बड़ी गेम का हिस्सा, तो मैं उसको अभी एड्रेस नहीं कर रहा। लेकिन ये जो अरशद शरीफ का केस है, ये मैं आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, पिछले 6 महीने से कहता आ रहा हूँ कि ये खून रंग लाएगा। इसमें जिसने एग्जीक्यूट करवाया, जिसने मरवाया, दूसरे मुल्क का कौन सा आदमी था, वो फ़ोन कॉल्स पहले किसको गई, वो फ़ोन कॉल के बाद किसने किससे डिस्कनेक्ट किया, कैसे वो ऑफ एयर हुआ, कैसे वो मुल्क से बाहर निकला अरशद शरीफ, उस मुल्क के अंदर जाने के बाद किसने उसको कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट के बाद किसने उसको फैसिलिटेट करवाया। आपको ये सारी बातों के जवाब मालूम है? देखिए नदीम मलिक साहब, ऐसा तो नहीं है ना कि बिला वजह जो है, अब यहाँ तो पाकिस्तान में लोग तकिया करते हैं इंसान के ऊपर, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। जब उतरे हैं तो आखिर तक इसको आबिद साहब से भी इस पर गुफ्तगू कर। आबिद साहब, जो अरशद शरीफ का मामला और इमरान दोनों को जमा कर लेते हैं, आई थिंक इनकी फैसल नसीर की जो पोस्टिंग थी जनरल बाजवा नहीं की हुई है इधर एज डीजीसी,